हमारा आज का टॉपिक है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। दिस मेथड वाज इवॉल्व्ड बाय डॉक्टर मार्शल। तो ये जो विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया है? इसका प्रतिपादन किया है डॉक्टर मार्शल ने। तो इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन किस दिशा में होता है। तो ये जो विधि है इसके द्वारा अगर हम देखें तो हम जो इलास्टिसिटी और डिमांड है इसको मापेंगे तो वो क्या क्या हो सकती है। तो पहली है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। ठीक है, तो ये जो मांग की लोच है ये इकाई के बराबर होगी कब? व्हेन ड्यू टू राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। जब किसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका मतलब है तब क्या होगा? मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। दूसरा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाता है, अर्थात कुल व्यय कीमत में होने वाले परिवर्तन से विपरीत दिशा में चलता है, तब मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। उसके बाद तीसरा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है तथा कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है, अर्थात कुल व्यय उस दिशा में चलता है जिसमें कीमत में परिवर्तन होता है, तब मांग की लोच इकाई से कम होगी। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ए टेबल एंड ए फिगर। तो ये जो आपने तीन माप देखे हैं, इन तीनों को अगर देखा जाए तो इनको समझने के लिए हम एक टेबल जो है, ठीक है, सारणी और एक चित्र, इसकी सहायता से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, ठीक है, और आगे डायग्राम दी गई है, तो ये आप अपनी तरफ से कल्पना करके खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, पर ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है और डायग्राम बनाई हुई है, ये जो वीके पब्लिकेशन की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैंने वहाँ से टेबल जैसा वहाँ पे बना हुआ है वैसे का वैसा ही ले लिया है। ठीक है, लेकिन आप इसमें परिवर्तन करके खुद अपनी मर्जी से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए यही है कि जो आपने माप बनाना है, ठीक है, इलास्टिसिटी और डिमांड को शो करना है उसकी डिग्री को, तो आपने डिग्री फिर उसी ढंग से शो करनी है जैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जैसे पहले हम देखते हैं टेबल की सहायता से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो कीमत देखो किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु हो सकती है, आइसक्रीम लेके चल पड़ो आप लोग, आइसक्रीम की कीमत है पहले 2 रुपये। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी खरीदी जा रही थी उसकी? 4 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे 4 इकाइयाँ बोल सकते हो। अगर आइसक्रीम लेनी है तो उसको आप उसका वजन जो है, ठीक है, इकाई के तौर पे ले सकते हो। अगर किलोग्राम के हिसाब से चलना तो किलोग्राम के हिसाब से भी चल पड़ते हैं। ठीक है, कीमत थी 2 रुपये तो डिमांड की जा रही थी 4 किलोग्राम, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था उसके ऊपर? 8 रुपये का। जब कीमत बढ़ के 4 रुपये हो गई तब क्या हुआ? इसकी डिमांड जो है वो कम हो गई, 2 किलोग्राम हो गई, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा? वो फिर 8 रुपये का ही रहा। फिर कीमत क्या हुआ? कम हो के 1 रुपया होगी, पहले 2 रुपये थी, ठीक है, वहाँ से अब कम हो के 1 रुपया होगी। ठीक है, पहले बढ़ गई थी 4 रुपये, फिर अब क्या हुआ? 2 रुपये से भी कम हो के 1 रुपया कीमत हो गई है। तो क्वांटिटी परचेज्ड कितनी होगी? ये 8 किलोग्राम होगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? ये हुआ 8 रुपये। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, कुल व्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह की जो मांग की लोच है इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इकाई लोच। इकाई लोच में क्या होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो उतने का उतना ही रहता है। ठीक है,
इसके बाद दूसरी स्थिति देखते हैं। ये जो वस्तु है, ठीक है, आइसक्रीम है, इसकी कीमत थी 2 रुपये और डिमांड कितनी होगी उसकी 4 किलोग्राम, और एक्सपेंडिचर कितना हुआ टोटल 8 रुपये का। कीमत बढ़ के 4 रुपये हो गई, तो इसका मतलब फिर बाद में क्या हुआ, क्वांटिटी कम होके 1 किलोग्राम रह गई। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो 4 रुपये का हो गया। पहले टोटल एक्सपेंडिचर 8 रुपये था, अब क्या हुआ, कम हो गया। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, वो कम हो गया है जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ गई। ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है, कुल व्यय, वो क्या हुआ, कम हो गया। अब क्या होता है कि वस्तु की कीमत जो है कम हो जाती है। ठीक है, अब रह गई 1 रुपया। 1 रुपया रहने से क्या हुआ, उसकी डिमांड बढ़ गई, 10 किलोग्राम की हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 रुपये का। तो यहाँ पे क्या हुआ, कीमत कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जब इस तरह की स्थिति आए कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इकाई से अधिक लोच है, या फिर इसको हम बोलेंगे कि ये लोचदार मांग है। अब तीसरी स्थिति में चलते हैं। अब कीमत है वस्तु की 2 रुपये, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 3 किलोग्राम, अमाउंट कितनी खर्च हुई है, वो हुई है टोटल अमाउंट जो है वो 6 रुपये की। अब क्या हुआ, वस्तु की कीमत बढ़ गई, 4 रुपया हो गई। डिमांड क्या हुआ, डिमांड कम होगी, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। डिमांड जरूर कम हुई है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। पहले 6 रुपये एक्सपेंडिचर होता था, अब 8 रुपये का हो गया, यानी कि कीमत बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया टोटल। फिर क्या हुआ, कीमत कम हुई, 1 रुपया हो गई, और डिमांड कितनी है, 4 किलोग्राम की, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4 रुपये का। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, अगर कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय भी कम हो रहा है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, इस स्थिति में हम बोलेंगे इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो 1 से कम है, यानी कि इकाई से कम लोच है, या फिर इसको बोलेंगे बेलोचदार मांग है। ठीक है, इसी को अगर हम एक डायग्राम के द्वारा समझें तो ये इस तरह से डायग्राम बन जाती है। ठीक है, तो चित्र देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या शो किया, यहाँ पे किया है टोटल एक्सपेंडिचर, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने शो किया है प्राइस। ठीक है, और इसके बाद ये देखो, ये हमारे पास है ई टी। ठीक है, ये लिखा हुआ है ई, और यहाँ पे चलते जाओ ये टी है। तो ई टी क्या है, ये कुल व्यय रेखा है, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। ईटी रेखा के बीच का बीसी भाग इकाई लोचदार को प्रकट कर रहा है। ये वाला बीसी देखो, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि जब कीमत ओ एम है, ठीक है, यहाँ पे ओ नहीं लिखा है, यहाँ पे ओ लिख लेना, तो कीमत कितनी है, ओ एम, तो कुल व्यय कितना है, ये है एम सी। ठीक है, जब कीमत बढ़कर ओ एन हो जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो कुल व्यय एन बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जितना पहले था उतना ही रहा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ देखो, एम सी और एन बी दोनों बराबर हैं, जितने पहले थे उतने का उतना ही बराबर रहा, यानी कि कीमत बढ़ गई तो भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर रहा। अब इसके बाद देखो, ई टी रेखा का टीबी भाग, ठीक है, ये है हमारे पास टीबी भाग, इकाई से अधिक लोचदार मांग को प्रकट कर रहा है। इससे ज्ञात होता है कि जब कीमत ओ एन, ठीक है, ओ एन है, इससे बढ़कर ओ आर हो जाती है, ओ यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाती है, तो कुल व्यय एन बी से कम होकर आर ए हो जाता है। ठीक है, तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था, एन बी, कीमत बढ़ने से क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर कम हो गया, आर ए हो गया, यहाँ तक रह गया। ठीक है, पहले एक्सपेंडिचर यहाँ तक था, अब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर कम होके यहाँ तक रह गया, अर्थात इसमें विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। अब ई टी रेखा है, इसमें एस सी भाग, ठीक है, ए ई सी भाग, ठीक है, ये वाला ई से लेके सी तक, इसको हम लेके चलते हैं। ये क्या कर रहा है, ये इकाई से कम लोचदार मांग को प्रकट कर रहा है। इससे ज्ञात होता है कि जब कीमत ओ एम,
से कम होकर ओ पी हो जाती है तो कुल व्यय एम सी से कम होकर पी डी हो जाता है। ठीक है, अर्थात उसी दिशा में बदलता है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये वाले ये जो डिग्री है यहाँ पे कितनी है 1, इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे कितनी है बराबर 1 के, और यहाँ पे क्या है 1 से अधिक है और यहाँ पे 1 से कम है।